नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 1 फरवरी 2022 है दोस्तों। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 को विस्तार से समझने का प्रयास करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ मैराथन क्लास। एक एक इम्पोर्टेंट लाइंस को हम देखते जाएंगे, इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझते जाएंगे ताकि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपका क्लियर हो जाए। आगे बढ़े उससे पहले अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल क्यूरियसली एजुकेशन और क्यूरियसली फॉर एवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को दोस्तों दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे जो है ये एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट एट ऑल। इनफैक्ट बजट भी जो है वो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं। आपको लगेगा कि इसमें ऐसी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है ही नहीं, ट्रस्ट मी। अब इकोनॉमिक सर्वे, नाम से ही आप इसको समझ लीजिए। इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक एक प्रकार का सर्वे, एक ऐसा एनुअल रिपोर्ट कार्ड जो इकोनॉमी की सिचुएशन को दिखाता है। इट इज प्रेजेंटेड अ डे बिफोर द बजट। बजट के अगले दिन इसको प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि 31 जनवरी 2022 को इकोनॉमिक सर्वे को कहां पर, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था। इससे हमें अलग अलग सेक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। इसको थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे was tabled in the year 1950-51। पहला जो इकोनॉमिक सर्वे था भारत का वो 1950-51 में प्रेजेंट किया गया था। 1964 तक ये बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था। 1964 तक सिचुएशन ऐसी थी, या फिर हम ऐसे, सरकार जो है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को दोनों एक साथ प्रेजेंट करते थे। लेकिन फिर 64 से इसको अलग किया गया और एक दिन पहले की ये जो प्रथा है ये 1964 से स्टार्ट हुई। ये कुछ आपके लिए जी के नॉलेज है। सभी सर्वेज जो होते हैं इकोनॉमिक सर्वे, उसकी एक थीम होती है। लास्ट ईयर की थीम थी लाइव्स एंड लाइवलीहुड को बचाना, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। उससे पहले एक थालीनोमिक्स थी। 2017-18 का जो इकोनॉमिक सर्वे था वो पिंक था। उसकी थीम थी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। जनरली इसको दो पार्ट्स में प्रेजेंट किया जाता है। पहला जो पार्ट होता है उसमें देश के सामने जो आर्थिक चैलेंजेस हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है उसमें जो बीता हुआ साल है उसका एक एनालिसिस दिया जाता है। इस साल सिर्फ एक ही सेक्शन, एक ही पार्ट में इस इकोनॉमिक सर्वे को लॉन्च किया गया है। अब जो मैंने आपको बताया, पहले पेज में एक पॉइंट था कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडस्ट्री ने कैसा परफॉर्म किया, खेती बाड़ी का कैसा परफॉर्मेंस था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा रहा, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, प्राइजेस क्या है, एक्सपोर्ट्स क्या है, और दूसरे ऐसे जो क्षेत्र हैं उनका एक एनालिसिस, उनके आंकड़े, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कौन कौन सी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में हमें देखने को मिलती हैं। द सर्वे ऑल्सो हेल्प्स इन गिविंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनियन बजट। सर्वे जब प्रेजेंट किया जाता है तो जो नेक्स्ट डे यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में भी हमें बहुत सारी हिंट्स जो हैं वो सर्वे के माध्यम से मिल जाती हैं। एक और चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इकोनॉमिक सर्वे मेंशन नहीं किया गया है। ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इकोनॉमिक सर्वे जो है वो देने की शुरुआत की, और अभी तक 1950-51 से आज तक इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हर साल प्रेजेंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। ये चीज़ एक आप याद रखिएगा। कई बार एमसीक्यू इस टाइप के आपको पूछे जा सकते हैं। अब ये किसके द्वारा बनाया जाता है ये भी एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। The Economics Division of the Department of Economic Affairs of the Finance Ministry under the overall guidance of Chief Economic Advisor। इनके द्वारा CEA जो हैं वो मेन इसके हेड होते हैं, प्रिपरेशन के हेड। अप्रूवल जो है वो
फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे निर्मला सीतारमण जी अगर कहेंगे कि चलो ठीक है इसको प्रेजेंट कर दो, तभी ये प्रेजेंट होगा। लेकिन प्रिपरेशन कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही इस सीरीज में हमने इस बात की डिस्कशन की थी कि एक नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को अपॉइंट किया गया है। इजंट इट? रेगुलर स्टूडेंट्स, बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आज आपका पहला दिन है, देन एज वेल आप गूगल कीजिए और बताइए कि हु इज़ द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ आवर कंट्री। ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। दिस सर्वे, ये जो सर्वे आया है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको तैयार किया है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने और दूसरे ऑफिशियल्स ने मिलकर, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को अपॉइंट किया गया था। लगभग 17 दिसंबर से जो हमारे पास्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो रिटायर हो गए थे, तो लगभग 1.5 महीने के लिए ये पोजीशन जो थी वो वेकेंट थी। इसकी वजह से प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने और उनकी टीम ने मिलकर ये करंट जो इकोनॉमिक सर्वे हैं उसको तैयार किया है। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीज़ें अब पता चल गई है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ने को मिलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले अगर मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज, ये सारी चीज़ें आपको पसंद हैं, देन चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। क्यूरियसली फॉर एवर यूट्यूब चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है स्वामीनाथन एस अंकलेश्वरिया अय्यर। इकोनॉमिक टाइम्स के ये एडिटर टीम के साथ जुड़े हुए हैं और उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, दिस इज़ बाय डिज़ाइन ए बोरिंग इकोनॉमिक सर्वे। अब ऐसा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर आप इस इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से बजट के कुछ क्लूज़ या फिर बजट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप डिसअपॉइंट होंगे। आपको इसमें बजट के बारे में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो सर्वे हैं, ये सर्वे लास्ट ईयर के बारे में सारी चीज़ें बताता है, लेकिन बजट में क्या क्या चीज़ें आएगी, कौन कौन से बदलाव आएंगे, टैक्स में, पॉलिसी में, नीति में कौन कौन से बदलाव आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। ऐसा इनका एक ओपिनियन है। अब इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा गया है कि जीडीपी का ग्रोथ 2021-2022 के लिए जो जीडीपी का ग्रोथ है वो होगा 9.2%, विच इज़ वेरी गुड। 9.2% से हमारी जीडीपी जो है वो एक्सपांड होगी। और नेक्स्ट ईयर 2022-2023 8 से 8.5%। मैं बहुत ही क्विकली ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 2022-23 और 2021-2022 क्या है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी तैयारी की शुरुआत की है। दोस्तों, हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर हैं उसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2021 से, और अभी हम कहाँ पर हैं? वी आर द 1 फरवरी। तो ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो ख़त्म होगा 31 मार्च 2022 को। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एक साल। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है उसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2022 से और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 23 को। तो अब समझ में आ गया ये कि इस साल अभी 2 महीने बाकी हैं, लास्ट क्वार्टर में हैं हम। तो इस साल हमारी जीडीपी जो है उसका ग्रोथ होगा 9.2 पूरे साल का, और नेक्स्ट ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर उसमें हमारा ग्रोथ होगा 8 से 8.5%। आईएमएफ ने यह कहा था कि दोनों साल, इस साल 9% से और आने वाले साल भी 9% से हमारी इकोनॉमी एक्सपांड होगी, लेकिन सरकार का कहना यह है कि नेक्स्ट ईयर 8 से 8.5% जितना एक्सपांशन होगा। अब ये जो सर्वे है वो ये कहता है कि फिस्कल स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर इकोनॉमी जो है वो एक अच्छी स्पीड से एक्सपांड हो रही है, 9.2% से अगर इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है, इसका मतलब ये है कि सारे बिजनेसेस जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे।
अब बिजनेसेस ज़्यादा होंगे, यानी कि उतना ही जीएसटी कलेक्शन सरकार को ज़्यादा मिलेगा, उतना ही प्रॉफिट होगा कंपनीज का, तो सरकार को डायरेक्ट टैक्स जो है वो भी उतना ज़्यादा मिलेगा। तो सरकार के पास पैसे जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। अगर सरकार का रेवेन्यू ज़्यादा है, उसका मतलब यह है कि सरकार अब ज़्यादा पैसे खर्च करने की कैपेसिटी में है। दिस implies there will be enough both raising capex, a long-standing policy thrust, and additional welfare measures. अगर सरकार के पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर पाएगी। अब रेगुलर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए कि मैंने कितनी बार आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है। ऐसे पॉइंट्स जब आप रेगुलरली एक सीरीज को फॉलो करते हैं, ये फाइनेंशियल सीरीज को, तो सर्वे में दिए गए ऐसे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाते हैं। मीन्स आप एक बार पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक दो चीज़ें ऐसी शायद हो सकती हैं जो हमने डिस्कस ना की और आपको ना पता चले। वन आई कैन बेट इट्स वेरी ईजी, इजंट इट? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि सरकार जो है वो ज़्यादा ब्रिजेस बनाएगी, रोड्स बनाएगी, सरकारी दूसरे जो ऐसे इन्वेस्टमेंट के काम हैं वो सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें। तो जब ब्रिजेस बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं, फैक्ट्री के लिए जगहें बनाई जाती हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जॉब्स जनरेट होती है, इससे बिजनेस जनरेट होता है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन है, बस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन है, तो इन सारी चीज़ों के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे। फिर कितने सारे अलग अलग जो दूसरे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको जॉब मिलेगी, राइट? पैसे जो हैं वो मार्केट में आएंगे, सरकार के पास जो पैसे हैं वो मार्केट में आएंगे, तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट। और हम यहाँ पर हज़ारों करोड़ों की बात कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, तो मार्केट में ये पैसे आएंगे। दूसरी चीज़, अगर सरकार के पास फिजिकल स्पेस ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी है कि सरकार जो है वो वेलफेयर मेजर यानी कि स्कूल्स खोल पाएगी, वैक्सीनेशन दे पाएगी, फ्री में वैक्सीनेशन दे पाएगी, बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर पाएगी मिड डे मील में, लोगों को रहने का, गरीब लोगों को रहने का मकान प्रोवाइड कर पाएगी। तो ये सारे जो भी वेलफेयर मेजर हैं वो भी सरकार कर पाएगी क्योंकि सरकार के पास पैसे रहेंगे। The survey notes that the revenue has been very buoyant this year and 8 to 8.5% GDP growth in the coming year implies the continuing revenue boom. अगर इस साल 9.2% से, तो ये सिचुएशन है ये वाली, अगले साल भी 8 से 8.5% जीडीपी ग्रोथ रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर भी हमें ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर और वेलफेयर मेजर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि सरकार के पास फिजिकल स्पेस यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो सरकार की सही रहेगी, अच्छी रहेगी, तो पैसे ज़्यादा खर्च कर पाएगी। प्राइमरी डेफिसिट इन अप्रैल नवंबर 2021 वाज barely half the level in प्री पेंडेमिक। अब प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है कि सरकार ने जो पैसे बोरो किए होते हैं अब वो धीरे धीरे उसका लेवल कम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब सरकार के पास इतने पैसे ज़्यादा आने लगे हैं कि अब उनको बाहर से, मार्केट में से उतने ज़्यादा पैसे बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आंकड़ा जो है वो भी कम हुआ है। इसका मतलब है सरकार को रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा मिला है। इलेक्शन के समय पर जो फ्रीबीज, गिफ्ट में चीज़ें दी जाती हैं, तो वो भी चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये भी इकोनॉमिक सर्वे जो हैं उसके ऊपर से हम कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा जो न्यूज़पेपर्स में और एडिटोरियल्स आर्टिकल्स में न्यूज़पेपर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। जैसे कि ये स्टेटमेंट, देयर शुड बी इनफ रेवेन्यू फॉर इलेक्शन फ्रीबीज एज वेल एज इंक्रीज्ड कैपेक्स विच द सर्वे इज कीन ऑन। तो ये लाइन सर्वे में नहीं लिखी गई है, लेकिन ये एक्सपर्ट का एक ओपिनियन है और ये बात सच भी है कि क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा पैसे हैं तो इलेक्शन के टाइम पर फ्री बीज भी जो मुफ्त में नहीं देते, लैपटॉप देते हैं, साइकिल देते हैं, या फिर आपको ये फ्री कर दिया, बस टिकट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए फ्री कर दी, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी हमें, अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, तब सरकार के पास पैसा है तो सरकार जो है वो इस प्रकार की फ्री बीज भी आपको ऑफर कर सकती है। फिर एक लाइन है, द सर्वे शोज नो हरी एट ऑल इन रिटर्निंग टू द ओल्ड फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ 3% सेट बिफोर कोविड स्ट्रक। कोविड आया उससे पहले सरकार ने एक टारगेट रखा था कि जो फिजिकल डेफिसिट है, अब फिजिकल डेफिसिट भी मैंने आपको कई बार समझाया है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर जब होता है तो आप
आपको पैसे बोरो करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपये आपकी इनकम है और आपने 110 रुपीज़ खर्च किए, तो आप 10 रुपये डेफिसिट में हैं। तो सरकार ने ये टारगेट रखा था कि हमारी जो जीडीपी है उसका 3% से ज़्यादा हम डेफिसिट में, फिजिकल डेफिसिट नहीं रहेगा। तो ये 3% का टारगेट कोविड से पहले का टारगेट था, लेकिन अब ये लगता है कि सरकार अब ये 3% के बारे में चिंता नहीं कर रही है। फिलहाल जो डेफिसिट है वो 6.8% है हमारी जीडीपी का इस साल, और आने वाला साल जो है नेक्स्ट ईयर ये थोड़ा कम होगा, 0.8%, 6% जितना आ जाएगा। लेकिन जो 3% की बात थी वहाँ तक पहुँचने की अभी हड़बड़ी जो है वो सरकार नहीं दिखा रही है। गवर्नमेंट्स द वर्ल्ड ओवर आर स्पेंडिंग ट्रिलियंस हैप्पीली इन द बिलीव दैट हाई फिजिकल डेफिसिट नो लॉन्गर कॉज इन्फ्लेशन। दुनिया भर की सरकारें जो हैं वो अपने अपने जो फिजिकल डेफिसिट के टारगेट हैं उससे ज़्यादा ही चल रही हैं, उसके ऊपर ही चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारी सरकारें ये मान रही हैं कि अब फिजिकल डेफिसिट थोड़ा हो जाए तो भले ही हो जाए, लेकिन अब सरकार जो है वो पैसे बोरो करके भी मार्केट में पैसे इंजेक्ट करना चाहती हैं, ताकि जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अब होगा, तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी, इकोनॉमी में एक बूस्ट आएगा। तो सरकार फिलहाल उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है। ये फिजिकल डेफिसिट के टारगेट जो हैं उनको अचीव करने में इतनी ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, फोकस्ड या फिर इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द ग्रोथ आए, एक बार ग्रोथ स्टेडी हो जाए उसके बाद हम धीरे धीरे फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। और जब आप पैसे ज़्यादा मार्केट में इंजेक्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जब बहुत सारे पैसे अवेलेबल होते हैं तो ऐसी ही सिचुएशन होती है कि एक जो लेमेंस लैंग्वेज, एक साधारण एक आम आदमी की भाषा में अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो एक जो सब्जी बेचने वाला होता है वो अगर एक गरीब एरिया के अंदर सब्जी बेचने के लिए जाएगा तो वहाँ पर वो रीजनेबल प्राइस या फिर बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन भी रहेगी कि 10 रुपये में टमाटर पर किलो जो है 10 रुपीज़, ओनियन जो है 10 रुपये पर किलो। लेकिन यही व्यक्ति अगर एक पैसे वाले एरिया में, एक पॉश एरिया में अगर अपनी जो वो लाहरी है वो लेकर जाएगा टमाटर और ये सारी वेजिटेबल्स बेचने के लिए, तो उसको पता है कि यहाँ पर तो बड़े बड़े बंगले हैं, घर के बाहर मर्सिडीज, आउडी एक्सेट्रा ऐसी सारी कार्स हैं, तो वो फिर 10 रुपये में थोड़ी बेचेगा। वो तो कहेगा कि चलो यहाँ पर तो पैसे ज़्यादा है तो इसको 15 रुपये कर देते हैं। तो सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ज़्यादा पैसे अगर अवेलेबल हैं तो सारी चीज़ों के दाम जो हैं वो फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसा होता है जब पैसे ज़्यादा इंजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन सरकार इस पर इतना ज़्यादा चिंतित फिलहाल नहीं है, फिजिकल डेफिसिट को उतना ज़्यादा टारगेट नहीं कर रही है। The economic survey has suggested continuing with fiscal stimulus if necessary to support the economy and say the fiscal deficit target for 2021-2022 will be comfortably met. Economic survey ये कहता है कि फिजिकल डेफिसिट के टारगेट जो हैं उसको इजीली अचीव किया जा सकता है, वो इजीली अचीव हो जाएगा इस साल का जो रखा है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो फिजिकल स्टिमुलस देने की ज़रूरत है, इकोनॉमी को ग्रोथ और सपोर्ट देने की ज़रूरत है। द सर्वे ऑल्सो सेड द टारगेटेड फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी वाइटल इन सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करके या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर करके आप इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कीजिए, ये एक मेन टारगेट है। द स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इन रेवेन्यूज means that the government has fiscal space to provide additional support if necessary, making a case for fiscal stimulus is needed. Again, ये हमने समझ लिया है अभी तक की जो हमारी डिस्कशन रही है कि रेवेन्यू अच्छा है तो फिर फिजिकल स्पेस है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो किया जाएगा। अब कुछ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। सरकार का ये जो फिजिकल डेफिसिट 3% से ज़्यादा चल रहा है, 6.8% चल रहा है, तो उसके बारे में ये कहा कि चलो ठीक है, आपके पास फ़िलहाल पैसे हैं और रेवेन्यू आ रहा है तो आप फिजिकल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, फाइनेंस जो है उसको इंजेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो ये चलो अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे करके आपको फिर ये जो आपकी फिजिकल पॉलिसी है, एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी है, यानी कि अभी आप पैसे बहुत ज़्यादा इंजेक्ट करें, अब धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको कम करते जाना है। फिजिकल डेफिसिट जो है उसको कम करते जाना है। फिजिकल डेफिसिट को कम करने की जो स्ट्रेटजी होती है उसको कहते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन। ये भी मैंने 3-4 दिन पहले ही एक्सप्लेन किया था, याद होगा आपको
कि फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है. There is a vulnerable segment which needs hand holding, as rightly pointed out by the survey, but the key will be efficient use of these measures. मदन सबनवीज हैं चीफ इकोनॉमिस्ट एट बैंक ऑफ बड़ौदा. उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को ये कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा सेगमेंट है, जैसे कि रेस्टोरेंट, राइट. तो रेस्टोरेंट और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको हैंड होल्डिंग की, यानी कि उनको आपको एक सहारा देने की आवश्यकता है. उनको कुछ पैसे दीजिए ताकि वो फिर से बैक टू नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए. लेकिन ये चीज़ आपको जल्द से जल्द करनी पड़ेगी. अगर आप फिजिकल स्टिमुलस दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप राइट टाइम पर दे दीजिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये एक सही रास्ता है, लेकिन फिर ये पैसे जो आपके पास हैं वो राइट टाइम पर अगर लोगों को मिले तो वो राइट टाइम पर ग्रोथ को एक्टिवेट कर सकते हैं. फिर आप लास्ट क्वार्टर में जब पैसे देंगे तो फिर वो ग्रोथ की इम्पैक्ट जो मीन्स लास्ट क्वार्टर में अगर आप पैसे देंगे तो फिर उसकी इम्पैक्ट 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद देखने को मिलेगी. तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप मदद करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए, ताकि आज से ही जो हैं ऐसे क्षेत्र जैसे कि रेस्टोरेंट वाला क्षेत्र, तो वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाए. द सर्वे एक्सपेक्ट्स टैक्स collection to remain buoyant in the medium term and thus be on track with fiscal path outlined in the medium term fiscal policy statement. क्योंकि अगेन ये पॉइंट थोड़ा रिपीट हो रहा है जो पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इकोनॉमी अच्छे लेवल पर ग्रो हो रही है तो फिर टैक्स कलेक्शन भी जो है वो अच्छा रहेगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों, यानी कि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों. एक्सपर्ट fear a prolonged fiscal deficit can concern investors, raise sovereign bond yields and increase borrowing cost. अगर एक लंबे समय तक एक ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट रहता है तो फिर जो बोरोइंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो सकता है. इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहता हूँ. मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे जो हैं वो किसी को देते हैं. आपके पास पैसे हैं और आप लेट्स से आप एक फाइनेंसर हैं. अब एक ऐसा क्लाइंट है जिसने मार्केट में से 100 करोड़ रुपए बोरो कर लिए हैं. अब ये एक बहुत बड़ा व्यक्ति हैं और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, और लंबे समय से इसकी एक हिस्ट्री रही है. तो इनको 100 करोड़ रुपए जो हैं, मीन्स 100 करोड़ रुपए अगर इसने मार्केट से बोरो किए हैं तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट. इसके प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए, वो 300-400 करोड़ कमाएगा, आराम से इंटरेस्ट के साथ पैसे जो हैं वो वापस लौटा देगा, और ऐसा ये करते आया है. अब मान लीजिए कि हर साल ये पैसे बोरो करता है, हर साल ये पैसे पे कर देता है, लेकिन 2-3 सालों से ऐसी सिचुएशन है कि इसने 200 करोड़ रुपए जो हैं वो बोरो किए हैं और वो पैसे टाइम पर दे रहा है, लेकिन बोरोइंग जो हैं वो एक ज़्यादा हो चुकी है उसकी. अब उसने ज़्यादा थोड़ा कर्ज ले लिया है, वो टाइम पर पैसे भी दे रहा है, अपने इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर रहा है, ऐसा कोई इश्यू नहीं. बट क्योंकि इस व्यक्ति ने ज़्यादा पैसे अब बोरो कर लिए हैं तो आप जो हैं वो उसको उतना ईजिली पैसे नहीं देंगे. मार्केट में एक बार लोग सोचेंगे कि यार इसने थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क ले लिया है, तो इसको अगर पैसे दें तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक वो जो पैसे बोरो करता था उससे ज़्यादा पैसे बोरो कर रहा है, तो अब थोड़ा इंटरेस्ट रिस्क बढ़ गया है, तो मैं थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ करके दूंगा. वैसे ही एक सरकार जो है वो ज़्यादा फिर फिजिकल डेफिसिट एक लंबे समय से रहता है, तो फिर जो देने वाले हैं, जो पैसे सरकार को देंगे, तो वो भी थोड़े इंटरेस्ट रेट को जो है वो ज़्यादा करके देंगे, तो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है. While India needs sustained efforts to kickstart the virtuous cycle of the demand creation and investment spending, at the same time, the government has to plan a timely exit. Deloitte India के जो इकोनॉमिस्ट हैं रुमकी मजुमदार, उनका कहना यह है कि एक टाइमली एग्जिट यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन का भी काम जो है वो सरकार को थोड़े समय के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए. It does point to several unknowns such as the future course of COVID and international geopolitical and economic winds. अब कुछ एक्सटर्नल चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि कोविड. अब कोविड के बारे में वी नो द फैक्ट कि ओमिक्रॉन जो है उसकी वजह से उतना कोई खास डैमेज जो है वो नहीं हुआ है. वी हैव टू स्टे अलर्ट ऑफ कोर्स, लेकिन उतना डैमेज नहीं है. तो उसकी वजह से अब फिर से एक पॉजिटिविटी, नॉट कोविड पॉजिटिविटी, मार्केट में एक पॉजिटिविटी, एक नया उत्साह जो है वो मार्केट में नज़र आ रहा है कि लॉकडाउन नहीं आएगा,
थर्ड वेव जो है वो सेकेंड वेव की तरह ब्रूटल नहीं है। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन अभी चल रही है और युद्ध हो गया और लेट्स से यूएसए भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, ऐसी सारी चीज़ें हुई, तो फिर इकोनॉमी जो है, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है। और दूसरी जो इकोनॉमिक विंड्स यानी कि दूसरे क्षेत्रों में क्या क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हम हमारा सामान जो है वो उनको बेचते हैं। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल ताइवान की बात करें, अब जियोपॉलिटिक्स में कुछ दिनों पहले ताइवान का यह कहना था, या फिर एक्सपर्ट्स का यह कहना, ताइवान का लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि नेक्स्ट ईयर 2023 तक चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर चढ़ाई कर देगा और ताइवान जो है उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा, ऐसा एक अनुमान है। जस्ट इमेजिन कि ताइवान जो है वहाँ से जो चिप आती हैं, जो सेमीकंडक्टर हम कहते हैं, सेमीकंडक्टर की वजह से मोबाइल फ़ोन, आपके टैबलेट, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, आपकी कार्स, आपके ट्रक्स और न जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कितनी आइटम्स हैं जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है और ताइवान इसको बनाने का हब है। तो अगर ताइवान और चाइना के बीच में ऐसा कोई इश्यू होता है बहुत ही सीरियस लेवल का, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो नियरली कुछ महीनों के लिए तो बंद हो जाएगी। और ये अगर बंद होगी तो पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर इसकी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी इम्पैक्ट मीन्स वी डोंट नो फ्यूचर में ये साल में क्या होगा, तो ये सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखकर चलना है। जैसे कि फ्यूल की प्राइस, अब फ्यूल की प्राइस जो है उसके बारे में सर्वे ये कहता है कि 70 से $75 पर बैरल ये प्राइस रहेगी। इस प्राइस को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ और सारी चीज़ को कैलकुलेट किया गया है। लेकिन अगर फ्यूल की प्राइस जो है वो 80, 85 या फिर 90 प्लस हो गई, फिलहाल जो क्रूड की प्राइस हैं तो वो 90 के आसपास हैं, तो अगर उतनी ही रही तो फिर ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकती है, क्योंकि भारत 85% जितना फ्यूल जो है वो इंपोर्ट करता है और फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, सारी चीज़ों की प्राइस यानी कि इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर लोगों के पास 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो हर महीने 2,000 रुपये सेविंग करता था, क्योंकि सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ गई है तो अब इसके पास 1,000 रुपये ही रहेंगे, तो ये बहुत ही सोच समझ कर पैसे खर्च करेगा, तो डिमांड जो है वो ड्रॉप होगी। तो आपकी फैक्ट्रीज जो चीज़ें बना रही हैं वो सारी चीज़ें, प्रोडक्शन जो है आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक साधारण इंसान जो है वो ऐसे ही पैसा नहीं खर्च कर रहा है, वो बहुत ही सोच समझ कर पैसा खर्च कर रहा है। तो आपका प्रोडक्शन जो है वो भी आपको कम करना पड़ेगा। तो आप अब प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, आप मार्केट में उतनी डिमांड नहीं, तो आप नई फैक्ट्रीज भी नहीं खोलोगे ना। तो सरकार भले ही नए रोड्स बनाए, नई चीज़ें बनाए, लेकिन लोग अब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि डिमांड नहीं है। तो पूरी इकोनॉमी जो है वो इसकी वजह से इम्पैक्ट, इसकी वजह से एक प्रकार की ब्रेक्स जो हैं, ब्रेक्स तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन स्पीड जो है इसकी इकोनॉमी की कम हो सकती है और फाइनली हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है वो कम हो सकता है। Alternatively, if excise duty on fuel product is cut again, then tax revenue growth will likely be slower next year in contrast with the tax outperformance in 2022. अब अगर लेट्स से $95 पर बैरल प्राइस रहे तो सरकार के पास एक ऑप्शन रहेगा कि सरकार जो है वो इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसको थोड़ी कम कर देगी। तो अगर ऐसा किया गया तो सरकार के पास पैसे कम आएंगे तो डायरेक्टली सरकार की फिस्कल स्पेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगी और फिर सरकार जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और फ्री बीज और जो मैंने आपको बताया वेलफेयर स्कीम्स और ये सारी चीज़ों को उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगी। तो अब देखा कैसे सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आई होप डियर फ्रेंड्स अभी तक आपको जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं तो ये ईजिली समझ में आ गई होगी। और इट्स गोइंग टू बी ए मैराथन क्लास। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है, राइट। तो इन केस इफ़ यू वांट टू टेक ए ब्रेक और समथिंग देन यू कैन पॉज दिस वीडियो नाउ and take a break, और अगर आप फ्रेश हैं then I am ready to continue. Let's start with the next point. Again, इन्फ्लेशन की ही बात को कंटिन्यू करें तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ये 5.6% के आसपास था। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में था पिछले 8 महीनों से। और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी कि वे सारी चीज़ें जिसको हम इम्पोर्ट करते हैं, जैसे कि ऑयल,
कोयला, गोल्ड, ये सारी चीज़ें जब एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो उसकी इम्पैक्ट क्या होती है ये मैंने अभी आपको समझाया। तो ऐसा अगर रहता है, अगर ये एक्सेप्शनली हाई रहेंगी ये सारी चीज़ें, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन वाली चीज़ें, इंपोर्टेड चीज़ें खास करके ये ऑयल, कोल एंड गोल्ड, तो फिर आरबीआई का जो टारगेट है 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन का, जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। तो इसको ये क्रॉस हो जाएगा और इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखने के लिए सरकार ने जो है वो इस इकोनॉमिक सर्वे में एक नई स्ट्रेटजी बताई है, एक नया अप्रोच कहा है, एजाइल। एजाइल यानी कि एजिलिटी, एजिलिटी यानी कि आप फटाफट यहाँ से वहाँ टर्न ले लेते हैं, लाइक ए चीता। एक चीता होता है वो दौड़ते दौड़ते बहुत ही एजाइल होता है, ये राइट लेफ्ट कभी भी दौड़ते दौड़ते ऐसा क्विक टर्न ले सकता है, क्विक मैनूवर कर सकता है। तो ये एजिलिटी वाला अप्रोच जो है सरकार फॉलो करने वाली है। कैसे? हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स यानी कि जीएसटी का कलेक्शंस कितना आ रहा है, मोबिलिटी डेटा, सैटेलाइट डेटा, डिजिटल पेमेंट कितना हो रहा है, हाईवे टोल कलेक्शन कितना हो रहा है, ये चीज़ें आपको डेली बेसिस पर भी मिल सकती हैं। जो नॉर्मल फोरकास्ट है, फॉर एग्जांपल टमाटर के दाम और दूसरी चीज़ों के दाम जो हैं वो आपको मंथ में, इसका हर महीने इसका एनालिसिस किया जाता है और उसके ऊपर से महंगाई को तय किया जाता है। लेकिन अब सरकार जो है ये HFIs यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाली है कि अब डेली बेसिस पर भी आपको पता चल जाएगा कि अगर ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही 10 आइटम्स हैं तो 10 आइटम्स लेट्स से उनका टोटल 100 था, फिर आज 101 हो गया, फिर 102 हो रहा है, फिर 105 है, फिर से 100 हो गया, तो आपको एक रेंज पता चल जाएगी कि ये ऑन एन एवरेज 102 के आसपास रहता है। तो इससे आप तय कर सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है और महंगाई जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो पहले जो फोरकास्ट के ऊपर फोकस किया जाता था, अब एक नई अप्रोच, एक नए अप्रोच, एक नाउ कास्ट कि अभी राइट करंट सिचुएशन क्या है, एक महीने के बाद नहीं, अभी आज की इस वीक की सिचुएशन क्या है। तो ऐसे लेटेस्ट डेटा का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन के ऊपर नज़र रखी जाएगी। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। अगेन रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल, हमने अभी 2-3 दिन पहले ही इन्हीं आंकड़ों को देखा था कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। $30 बिलियन एक्सपोर्ट जो है, इट हैज़ एक्सीडेड $30 बिलियन ए मंथ फॉर 8 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 16.5% से इंक्रीज होंगे, डबल डिजिट में ग्रोथ होगा हमारे एक्सपोर्ट का। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि भारत का जो ओवरऑल जो गुड्स हैं, जो सामान का एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में, तो उसमें हम लगभग 2% तक पहुंच गए हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है एक्सपोर्ट्स के लिए कि हम ज़्यादा सामान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सामान की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई है और सामान का जो टोटल वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हुई है। इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा इंपोर्ट्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ट्रेड डेफिसिट यानी कि मैं आपको सामान बेच रहा हूँ 10 रुपये का और आप मुझे 11 रुपये का सामान बेच रहे हैं, तो हमारे बीच में जो डेफिसिट हुआ वो 1 रुपये का हुआ। ये डेफिसिट जो है वो आपके लिए ट्रेड सरप्लस होगा क्योंकि आपने मुझे ज़्यादा सामान बेचा, मेरे लिए डेफिसिट होगा क्योंकि मैंने आपको कम सामान बेचा है। तो ये थोड़ा जो है ट्रेड डेफिसिट वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट दैट बैड। हमारे देश में बहुत सारा सामान जो हम इंपोर्ट करते हैं वो डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए नहीं होता है, रॉ मटेरियल भी हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि चिप, जो ताइवान वाला एग्जांपल दिया, तो अब चिप हम करोड़ों की इंपोर्ट करें तो ऐसा नहीं है कि वो चिप हम यहाँ पर ही यूज़ होगी इसकी। यही चिप जो है ये हमारी कार्स में हम यूज़ करेंगे। हमने अभी कुछ दिनों पहले ही बात की थी कि यूएसए में हमने कितने सारे करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचे, हमने यूएई में कितने करोड़ों की आइटम्स बेची है। तो ये सारी चिप इसमें इस्तेमाल होती है और फिर हम इन्हीं चिप से प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर प्रोडक्ट में फिट करते हैं और फिर यही प्रोडक्ट हम दूसरे देशों को बेचते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। इंपोर्ट जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 0 इंपोर्ट करें और 100% सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करें, ऐसा कोई भी देश जो है वो नहीं कर सकता। बट थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बट दिस हैज़ बीन फाइनेंस्ड कंफर्टेबली बाय सर्विस एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस एंड इनफ्लो फॉरेन फाइनेंस। जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये आ रहा है, मीन्स एक्सपोर्ट कम है कंपेयर टू इम्पोर्ट्स
और एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा फटाफट एक्सपांड हुआ है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ हम सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जस्ट अ सेकंड, हाँ, हम सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रेमिटेंसेस यानी कि जो हमारे लोग बाहर रहते हैं, एनआरआईज जो हैं, वो पैसे हमारे देश में भेजते हैं अपने परिवारजनों के लिए। 1 लाख रुपए वहाँ पर कमाया, 50,000 खर्च किया, 20,000 वहाँ पर रखे, 30,000 यहाँ पर भेज दिया, तो उसको कहते हैं रेमिटेंस। तो ये जो पैसे आ रहे हैं, और फॉरेन का जो फाइनेंस भारत में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों से फाइनेंस जो है वो कंफर्टेबली हम मैनेज कर सकते हैं। हाई इंपोर्ट प्राइसेस प्लस रिलेटिवली लूज फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी आर स्टोकिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू इट। सर्वे ये कहता है कि ये जो ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है, ये 200 फाइनेंशियल जो क्रैश हुए थे, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, तो इनका जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है वो अब खत्म हो चुका है। मोर और लेस इट इज ओवर। दोस्तों, क्यूरियसली फॉर एवर नाम की चैनल पर मैंने बैड बैंक क्या है इसको समझाया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको देख लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। अब ये बैड बैंक जो है, उसमें मैंने समझाया है कि एक बैंक की एक बैलेंस शीट होती है, एक तरफ एसेट्स और एक तरफ लायबिलिटी, और ये हैं दूसरी बैलेंस शीट, एक तरफ एसेट्स एक तरफ लायबिलिटी। ये बैंक की है लेट्स से, और ये एक कंपनी की है। पे अटेंशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ट्विन बैलेंस शीट को हम समझ रहे हैं, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को। तो अब ये जो बैंक है, इस बैंक ने एक कंपनी को लोन दी है लेट्स से 100 रुपए की, तो ये एसेट है। बैंक के जो पैसे हैं वो पैसे इस बैंक ने एक कंपनी को दिए हैं, तो इस कंपनी ने लोन ली है, तो वो लायबिलिटी का जो सेक्शन होता है वहाँ पर लिखा जाएगा कि 100 रुपए हमने बैंक से लिए हैं। अब इस कंपनी की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि ये 100 रुपये वापस देने की कैपेसिटी में नहीं है, तो इनकी तो बैलेंस शीट खराब हुई, इनकी भी बैलेंस शीट खराब हुई, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट जैसे कि 100 रुपये या फिर 100 करोड़ या फिर 100 करोड़ डॉलर्स, व्हाटएवर, इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो एक कंपनी को दी है, और अब वो पैसे टाइम पर वापस नहीं मिल रहे हैं, तो इनकी बैलेंस शीट जो है वो भी ख़राब हो जाएगी। और इनके पास टोटल 105 ही थे या फिर 150 ही थे, और इसमें से बहुत बड़ा अमाउंट जो लोन के तौर पर दिया है, तो वो फंस चुका है पैसे, तो इनकी बैलेंस शीट भी खराब हो गई। तो इसको कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो ये सिचुएशन जो पहले हमारी बैंक्स की हो गई थी, बहुत सारी कंपनीज की हो गई थी, तो ये अब नियरली ख़त्म हो गई है, ये सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनीज लोन लेने के लिए तैयार हैं, और बैंक्स जो हैं वो लोन देने के लिए तैयार हैं। तो दिस इज़ ए गुड साइन। इसका मतलब यह है कि नए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जो है वो अच्छी हो सकती है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिमांड रिमेन्स द क्रूशियल क्वेश्चन। जैसे मैंने डिमांड के बारे में आपको समझाया कि अगर महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स नहीं है, लेट्स से महंगाई का तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया कि सेविंग जो है वो 10,000 रुपये कमाने वाला एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ 1,000 रुपये ही बचा सकता है, तो फिर वो कम पैसे खर्च करेगा। वैसे ही अगर जॉब्स भी नहीं है तो भी सेम सिचुएशन होगी, क्योंकि मंथली इनकम नहीं आ रही है, तो फिर आप सोच समझ कर पैसे जो है वो खर्च करेंगे। Among the 4 demand drivers, private consumption in financial year 2022 is still weak at 2.9% less than financial year 20. Private consumption, हम सब private consumption 24/7 करते रहते हैं। अगर आप सोते भी हैं तो भी किसी ना किसी प्रकार का प्राइवेट कंजम्पशन होता ही है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, बहुत ही लेमेंस लेवल का एग्जांपल है। आप जब सोते हैं तो मच्छर मारने वाली मशीन को ऑन करके सोते हैं, आप नाइट लैम्प ऑन करके सोते हैं, एयर कंडीशन ऑन है, फ़ैन ऑन है या फिर हीटर ऑन है, इंटरनेट ऑन है, तो ये सारी चीज़ों का कंजम्पशन तो हो ही रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हैं, दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं अलग से, और फिर सुबह जब उठते हैं तो दूध चाहिए, चाय चाहिए, यू नीड बिस्किट्स, यू नीड आटा, और गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन वी आर यूजिंग फ्यूल, और न जाने क्या क्या। तो पूरी जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ें हम ख़रीदते हैं, इज़न्ट इट। और जब हम ख़रीदना कम करते हैं, इसका मतलब यह है कि प्राइवेट कंजम्पशन कम हो जाता है, तो फिर इकोनॉमी के ऊपर इसकी इम्पैक्ट आती है। इकोनॉमी में डिमांड जो चीज़ क्रिएट करती है दैट इज़ प्राइवेट कंजम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश में रहने वाले बिलियन से भी ज़्यादा 1.3 बिलियन लोग जो हैं, उनकी कितनी सारी चीज़ें उनको हर रोज़ चाहिए। तो उसमें अगर ब्रेक लगती है, वो थोड़ा कम
कंजम्पशन करते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्री के ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं. हायर अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लो वेज ग्रोथ हैज सीरियस इंप्लीकेशंस फॉर प्राइवेट कंजम्पशन. बहुत ईजी है ये पॉइंट समझना, इज़न्ट इट? ग्रॉस एनपीए of the banks are down from 7.5% in September 2020 to 6.9% in September 2021. Non-performing asset, again जो बैड बैंक वाला जो मैंने बताया आपको वीडियो, उसमें मैंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है वो भी समझाया है, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा. और रेगुलर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू नो द फैक्ट के यू नो इट वेरी वेल कि भाई क्या है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट. जो लोन दी है वो परफॉर्म नहीं करे, आपके पैसे जो हैं बैंक के पैसे वो फंस चुके हैं. लेकिन अब ये आंकड़ा कम हुआ है, दैट मीन्स कि रिकवरी जो है वो अच्छी हो रही है. द रिटर्न टू नॉर्मलसी इन बैंक्स विल बटरेस द फाइनेंसिंग बूम. अगर बैंक्स की सिचुएशन अच्छी है तो फिर वो ज़्यादा पैसे जो हैं वो मार्केट में दे पाएगी. सर्वे ये कहता है कि सप्लाई साइड रिफॉर्म्स जो हैं उसके ऊपर सर्वे ने ज़्यादा फोकस किया है. सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, अभी तक मैंने कुछ आपको डिमांड वाली बातें बताई. डिमांड साइड यानी कि लोगों के पास पैसे हैं तो लोग पैसे खर्च करेंगे. सप्लाई साइड यानी कि कंपनीज के साथ क्या क्या चीज़ें की हैं सरकार ने, रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या बदलाव लिए हैं. तो जो रेगुलेशंस हैं उनको कम किया गया है. बहुत सारे सेक्टर्स में बिजनेस खोलना चाहते हैं तो परमिशन जो है वो काफ़ी इजी हो चुकी है. टैक्स को लेकर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, जो पुराने साल को लेकर आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो ये सारी चीज़ों में बदलाव आया है. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार ने स्टार्ट की है. तो ये सारे कुछ सरकार ने स्टेप्स जो उठाए हैं. अगर आपको लोन चाहिए तो उसकी प्रोसेस काफ़ी इजी कर दी गई है. क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को काफ़ी इजी बना दिया है. राइट, ओवरऑल बिजनेस करने की जो एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें एक ज़बरदस्त बदलाव हमें देखने को मिल रहा है. सरकार रोड्स क्रिएट कर रही हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं. तो ये सारी चीज़ों की वजह से बिजनेस की ट्रेंड जो हैं, ये सप्लाई साइड के ऊपर सरकार ने काफ़ी अच्छा फोकस किया है. और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा, वो भी सप्लाई साइड को ही बूस्ट करेगा. तो दिस आर गुड साइंस, नो डाउट अबाउट इट. ड्रिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन, हाई कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड स्टर्डी बैंकिंग सिस्टम, इंडिया इज पोइज्ड फॉर स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टमेंट. अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के और सरकार के पास पैसे हैं, बैंक की जो ट्विन बैलेंस शीट वाले इश्यू था तो वो अब नियरली सॉल्व हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा होगा मार्केट में. प्री पेंडेमिक लेवल के साथ अगर हम एक्सपोर्ट्स को देखें, गवर्नमेंट कंजम्पशन को देखें, कैपिटल फॉर्मेशन को देखें, तो सारी चीज़ें जो हैं वो सही दिशा में नज़र आ रही हैं. वी इको द व्यू दैट वैक्सीनेशन कवरेज इज़ ए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर. कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो एक प्रकार का मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है. एंड इट इज़ क्योंकि अगर अच्छी तादाद में है, एक गुड क्वांटिटी में अगर हम लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों थर्ड वेव जो है वो हम डक कर पाए या थर्ड वेव माइल्ड होगी. उसके पीछे रीज़न क्या है? वैक्सीनेशन का कवरेज. तो अगर अच्छा वैक्सीनेशन है, एक देश में अच्छा वैक्सीनेशन का रेट है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो उतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएगी. The rapid pace of vaccination as well as relatively modest severity of Omicron की वजह से कॉन्फिडेंस जो है वो इकोनॉमी में मीन्स कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पर इसने काम किया है. प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स के बारे में सर्वे के आंकड़ों को देखें तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि प्राइवेट बैंक कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक थोड़ी स्टिंजी रही है. स्टिंजी यानी कि उतनी उतनी ज़्यादा लोन्स नहीं दे रही हैं, जल्दी फटाफट लोन नहीं दे रही हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट जो है वो फरवरी 2019 से अभी तक आप देखें तो 250 बेसिस पॉइंट यानी कि आप पकड़ लीजिए 2.50% रेपो रेट कम किया है. 2.50%, 2.50% रेपो रेट कम करना, इसका मतलब यह है कि सरकार, ये जो आरबीआई है वो फाइनेंस को, मनी को, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, लूज है. मॉनेटरी पॉलिसी कैसी, किस डायरेक्शन में, कि आरबीआई चाहती है कि बैंक्स के पास पैसे रहें, लिक्विडिटी रहें. और बैंक्स के पास लिक्विडिटी यानी कि आपको इजी रेट पर, सस्ते दाम में आपको लोन मिल जाए. और लोन मिले तो आप घर बनाएंगे, आप स्कूटर खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, आप बिजनेस के लिए पैसे लेंगे, राइट, वर्किंग कैपिटल के लिए हो या फिर
बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, अगर एक रेट से आपको लोन मिलेगी तो ये एक मोटिवेशन के तौर पर काम करता है। अगर आपको ज़ीरो जो ईएमआई कहते हैं ना, ज़ीरो कॉस्ट ई नो कॉस्ट ईएमआई, यानी कि आप 10,000 का फ़ोन है तो आप 12,000 का अलग से फ़ोन है आपको ख़रीदना है, 12,000 का एक फ़ोन है और उसके इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो आपको हर महीने 1,000 रुपये के 12 इंस्टॉलमेंट में फ़ोन अगर मिल रहा है 12,000 का तो आप ख़रीदेंगे उसको, क्योंकि कोई भी खर्च मीन्स इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना है, तो नो कॉस्ट ईएमआई है। अगर 12,000 वाला फ़ोन जो है वो आपको ऐसे 12 ईएमआईज़ पे करने हैं और फिर आप इंटरेस्ट लगाकर अगर ये 15,000 रुपये का हो जाएगा तो फिर आप सोचेंगे कि यार 12,000 का फ़ोन है और एक साल के अंदर ये 3,000 रुपये मुझे महंगा पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब रेपो रेट को कम करती है तो वो यही चाहती है कि लोन के रेट जो हैं वो ईजी रहें, सॉफ्ट रहें। इसका मतलब यह है कि आरबीआई चाहती है या फिर बैंक्स ये चाहती है कि आप लोन लें और इन्वेस्ट करें, खर्च करें पैसों को, ताकि मार्केट में पैसे जो हैं वो सर्कुलेट होते रहे। तो लार्ज सरप्लस सिस्टमिक लिक्विडिटी, बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे हैं और लिक्विडिटी अच्छी है, तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि बैंक्स ज़्यादा पैसे देगी। लेकिन कंपेयर टू पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक ने थोड़े कम पैसे दिए हैं, वरना तो प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो पैसे देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिला कि प्रॉफिट अच्छा होने के बावजूद भी, अब वो आंकड़े मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, लेकिन अब पूरे आंकड़ों को देखेंगे तो प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक दोनों के प्रॉफिट काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन फिर भी प्राइवेट बैंक ने उतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो फ्रीली मार्केट में लॉन्च नहीं किए। होपफुली अब जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो और फिर से आंकड़े जो हैं वो थोड़े अच्छे नज़र आएंगे, या फिर अब बजट के बाद भी ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट बैंक जो हैं वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें और ज़्यादा पैसे जो हैं वो मार्केट में इंजेक्ट करें। मीडियम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जो हम एमएसएमईज़ की बात करते हैं ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो मीडियम इंडस्ट्री का ग्रोथ डबल डिजिट में रहा, काफ़ी अच्छा रहा। और क्रेडिट ग्रोथ जो है, क्रेडिट ग्रोथ का मतलब होता है कि उन्होंने जो लोन्स ली, जितनी लोन्स लेते हैं आप तो उतना क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है। क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन का एक जो ग्रोथ है उसका भी आंकड़ा रखा जाता है कि भाई लोन्स जो हैं वो लोग कितनी लोन्स ले रहे हैं, तो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहा। नवंबर 2020 से 2021 को कंपेयर करें तो फिर पता चलता है कि 48.7% ग्रोथ रहा। नवंबर 2020 में यह 25.7% था, यानी कि ज़्यादा मीडियम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लोन लेकर नए नए बिजनेसेस या फिर नए एक्सपांशन कर रही है, अपनी कैपेसिटी को बूस्ट कर रही हैं। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें इतना ज़्यादा बड़ा जंप नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो अच्छी साइड में। क्रेडिट टू लार्ज इंडस्ट्री ब्रॉडली रिमेन सेम। बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करें तो क्रेडिट रेट जो है वो, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो मोर लाइकली सेम ही रहा है। As India and the world emerge from pandemic-related dislocations and make their inevitable journeys in their commitments of net zero greenhouse gas emissions, there is an opportunity to reimagine India's infrastructure development and its financing in a manner that is smart, green and future ready. अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जो स्मार्ट होगा, जो ग्रीन होगा, जो फ्यूचर रेडी होगा। तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि नया इन्वेस्टमेंट। इंडिया इज़ राइटली फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट। भारत चाहता है कि हम जो लॉजिस्टिक, हमारे देश में एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने का जो खर्च है वो चाइना और यूरोप और अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि वो कम समय में हम ज़्यादा सामान कम दाम में एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाएँ। तो उसके लिए ग्रीन एनर्जी, नए रोड्स, वाटरवेज, ये सारी चीज़ों को बनाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी भारत बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो इससे भी बूस्ट आएगा और धीरे धीरे ये खर्च जो हैं ट्रांसपोर्टेशन का वो कम आएगा, तो कॉस्ट जो है चीज़ों की कम होगी, तो हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, तो इसका फ़ायदा भी हमें मिलेगा। Several steps taken by government over the last few years have improved India's attractiveness for international infrastructure investors, including improved regulatory frameworks, transparent and well-structured auctions, smart offtake arrangements through central government-backed counterparties, and a bouquet
of products such as toll operator transfer, investment trust, sovereign linked commercially managed equity funds, production linked incentive schemes to spur local manufacturing, and tax benefits for large international institutional investors. भारत सरकार ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से बड़ा पैसा जो है वो भारत में इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत अच्छा अट्रैक्ट कर पाया है. भारत ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को सॉफ्ट कर दिया है. जो कड़क रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो अननेसेसरी हर्डल्स थे, उन सारी चीज़ों को भारत सरकार ने हटाया. तो ये सारी चीज़ें जब हमने की और दूसरे से इन्वेस्टमेंट के फंड्स क्रिएट किए हैं, जो रोड्स टोल ऑपरेटर ट्रांसफ़र यानी कि जैसे आप प्राइवेट कंपनी जो है, सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालती है रोड का, तो प्राइवेट कंपनी जो है वो उसको बनाती हैं, टोल कलेक्ट करती हैं और टोल कलेक्ट कुछ सालों के बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो फिर सरकार को दे देती हैं. तो ऐसी कुछ स्कीम्स की वजह से भी बहुत सारा पैसा जो है वो भारत में आ रहा है. एनपीएस की बात करें या फिर जो पैसे फंस जाते हैं उसके बारे में बात करें तो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग की वजह से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आने के बाद ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मार्केट से पैसे लेते थे और टाइम पर नहीं देते थे. अब उनको, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी, तो अब NCLT के आने के बाद ऐसा हुआ है कि उनके अंदर डर पैदा हुआ है कि वो टाइम पर पैसे जो हैं वो दे देते हैं. जो पहले जो सिचुएशन होती थी कि नहीं दिए तो क्या होगा, लंबे समय तक सारी चीज़ें, लेकिन अब घबरा गए हैं कुछ ऐसे डेटर्स. वो सोचते हैं कि अगर हमने टाइम पर पैसा नहीं दिया तो हमारी कंपनी जो है वो हमारे हाथ से चली जाएगी और फिर उसकी नीलामी हो जाएगी और उस नीलामी में हम नहीं बैठ पाएंगे. पहले ऐसा था कि नीलामी में भी आप बैठेंगे, आप ही अपनी कंपनी को कम दाम में खरीद लेंगे वापस. तो ऐसा नहीं होता था. ऐसा अब नहीं होता है. तो डर बैठ गया है और कलेक्शन जो है वो भी अब होने लगा है. बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया गया, जैसे कि अंटिल सितंबर लास्ट ईयर 18,629 एप्लीकेशन सीकिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ डेट अमाउंटिंग टू नियरली 5.90 लाख करोड़ वे रिजोल्व्ड इवन बिफोर देयर एडमिशन टू NCLT. NCLT में पहुंचे उससे पहले लगभग 18,000 जितने केसेस सॉल्व हो गए. 5.90 लाख करोड़ रुपीज़ के जो अमाउंट था, तो ये सॉल्व हो गया कि बैंक को किसी से लेने थे या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको लेने थे पैसे. तो ये पैसे जो हैं वो सॉल्व हो, मीन्स उनको वापस मिल गया है. सारे नहीं, लेकिन कुछ पैसे वापस मिल गए. इसमें हेयर कट की भी एक बात होती है. हेयर कट यानी कि हम जो हेयर कट करवाने जाते वो नहीं. आपने किसी को 100 रुपये दिए थे और अब आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब NCLT के डर की वजह से और सारी चीज़ें आपने आमने सामने बैठे और फाइनली सॉल्यूशन एक निकाला कि चलो आप जितने वापस दे सको उतने दे दो. तो उसने कहा कि चलो मैं आपको 70 रुपीज़ वापस दे पाऊंगा, तो बाकी 30 रुपये जो हैं वो आपको भूलने पड़े. तो दिस इज़ अ हेयर कट यू टुक कि अब 30 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 100 में से 70 तो मिल गया. अब इन 70 से आप फिर से पैसा जो है वो दूसरी जगह पर कमाने की कोशिश करेंगे. तो ऐसे भी बहुत सारे हेयर कट्स भी होते हैं. ऐसा नहीं कि 100% आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. कि कुछ ना मिले उससे अच्छा है कि जो भी आपको ऐसे डेटर से मिल सके उतने वापस आप कलेक्ट कर ले. तो ये चीज़ें भी हो रही हैं. तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. लगभग 1 आवर तक 54 मिनट्स तक हमने इसके बारे में 53 मिनट्स तक ये इकोनॉमिक सर्वे के साथ जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है. और आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है, इसका मतलब यह है कि आपको चीज़ें समझ में भी आई होगी, डिस्कशन में मज़ा भी आया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें भी आपने सीखी होगी. तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आज पहली बार आपने इस डिस्कशन को देखा है तो आपको कैसा लगा. और रेगुलर स्टूडेंट से ये अपील है, मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन आप भर दें, जो रियलिटी हैं वो बताइए कि इस सीरीज़ को फॉलो करने के कितने फ़ायदे हैं. ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके कितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए. आई एम श्योर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको यही लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पता ही हैं. आंकड़े नए हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हैं, इज़न्ट इट? तो अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी के लिए. अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, ऐसे ही नॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो भी इम्पोर्टेंट हैं. स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, GPSC, RPSC, MPPSC, HPPSC, जो भी अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है.
दूसरी जो भी एग्ज़ाम्स है, बैंक एग्ज़ाम, इंश्योरेंस, उनके लिए भी ये वीडियो, हर किसी के लिए ये वीडियो लेक्चर इम्पोर्टेंट हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कल से फिर हम क्या करेंगे, कल से हम बजट का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बजट को भी हम एक के बाद एक क्षेत्र के बारे में सरकार ने क्या क्या किया है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, भले ही 3-4 दिन लगे, लेकिन हम थरोली, ऐसे ही आज जैसे हमने इकोनॉमिक सर्वे को पूरा एनालाइज कर लिया, वैसे ही बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम एनालाइज करके चलेंगे। तो सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।